अनदेखा तिलिस्म अमारा फ़ातिमा किस्त नंबर 2 शायद ये इसकी जो है तकरीबन आखिरी एक साथ में से कोई एक हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनाब को लापता हुए एक रोज़ गुज़र चुका था। कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता, सारंग को जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। इस वक़्त भी वो कल से जागा लैपटॉप के सामने बैठा किसी तरह वो ईमेल की लोकेशन ढूँढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। पूरी रात यूं ही लैपटॉप के सामने बैठा एक और दिन गुजरा। वो आज भी इसी अंधेरे कमरे में कैद रही। जब शाम के बाद आज फिर दरवाज़ा खुला। अनाब ने चौंक के दरवाजे की जानिब देखा। वो आज फिर खाना लेकर आया था। उसे आते देख अनाब तेजी से खड़ी हुई। अमान, मुझे जाने दो प्लीज़। वो इल्तिजा कर रही थी। अमान ने दरवाज़ा बंद किया और खाना एक तरफ रख दे आज फिर इसी कुर्सी पर उसी अंदाज में उसके सामने आ बैठा। जाने ही तो नहीं दे सकता। अब तो बिल्कुल भी नहीं। जिस खेल को खेलने के लिए बरसों की कोशिश की, इस खेल को बगैर जीत के कैसे ख़त्म कर दूँ? अब तो नफ़रत के साथ मोहब्बत भी जुड़ी है। मेरा क्या कसूर है? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। प्लीज़ मुझे जाने दो। इसके नरम लहजे से फ़ायदा उठाते वो मसलहत अपनाते अंदाज में बोली थी। पर तुमने तो खुद को खुद ही चुना था। मैंने तो तुम्हें कहा था ये एलिमिनेशन राउंड है। निकल जाओ इस खेल से। ये सज़ा तुमने खुद मुंतखब की है। आज वो कल की निस्बत संभला लगता था। अमान प्लीज़। अनाब इसका बेहिस लहजा देखकर घबरा गई। जानना नहीं चाहोगी ये खेल कब शुरू हुआ और इसके खिलाड़ियों का अंजाम क्या हुआ? अमान इसके इसरार को यकसर नज़रअंदाज कर गया। वो वहाँ उसे सुनने नहीं आता था, वो तो उसे सुनाने आता था। कहाँ थे हम? हाँ, उस लड़के की कहानी मुकम्मल करनी थी। 1 साल बाद उसे उस गुनाह की सज़ा से रिहाई मिली जो इसने किया ही नहीं था। अनाब ने हैरत से उसकी जानब देखा। हाँ, 1 साल बाद। क्योंकि कानून के सफ़ों में तो उसका नाम था ही नहीं। ना इस पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई एफ़आईआर, बस सज़ा हुई। इस अरसे में उसे लगता था जैसे वो पूरी उम्र अब वहीं रहेगा। बाहर की आज़ाद फ़िज़ा शायद उसे कभी नसीब नहीं होगी। शायद वो अपनी माँ की कब्र पे भी नहीं देख पाएगा। लेकिन शायद किस्मत को इस पर रहम आ गया और वो जेल से रिहा हुआ। बोलते ही उसके चेहरे के तासुरात भी बदल रहे थे। अनाब के पास आज भी उसे सुनने के सिवा कोई चारा न था। लेकिन किस्मत की सख्तियाँ कहाँ ख़त्म हुई थीं। बाहर की दुनिया में कोई ऐसा ना था जो इसका इंतज़ार कर रहा हो या कोई ऐसा ठिकाना जहाँ वो जा सके। वो यूँ ही सड़कों की खाक छानते कब्रिस्तान तक पहुँचा। माँ की कब्र से लिपट कर वो बहुत रोया। दुनिया की नाइंसाफ़ी का बहुत शिकवा किया। अपने टूटे दिल की किरचियाँ दिखाईं। लेकिन उस दिन वो बहादुर औरत उसे तसल्लियाँ न दे सकी। उसे प्यार न कर सकी। वो दिनों शब वहाँ गुज़ारने लगा। वो पागल होने के करीब था। शायद पागल हो ही जाता अगर उस दिन उस मिनिस्टर के बेटे को ना देखता जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उस एक लम्हे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसे ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद दिया। उस दिन उसने माँ से वादा किया कि वो तमाम लोगों को सज़ा देगा, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया था। कब्रिस्तान के एक हिस्से में कुछ लोग आते थे और उसे पागल समझकर नज़रअंदाज कर देते। उस दिन से पहले भी उसे इनसे कोई सरोकार न था। वो तो बस अपनी माँ की कब्र के पास बैठा रहता। कोई खुदा तरस वहाँ से गुज़रता तो इसे खाना दे जाता। लेकिन उस दिन जैसे उसकी तमाम हिस्सियात बेदार हुईं, उसने अपने इर्द-गिर्द का जायज़ा लिया तो इसे इल्म हुआ, कुछ लोग चोर थे। वो चोरों का गिरोह था, जो पूरा दिन लोगों को लूटते और लूटी हुई चीज़ें वहाँ छुपा जाते और रात को वो सब निकाल कर ले जाते। उसे देखकर आपको वो यूँ महसूस हुआ जैसे वो आज भी इन्हीं दिनों में रह रहा हो। उसने इन चोरों के गिरोह का हिस्सा बनने के बाद अपने मकसद का आगाज़ किया। उस दिन के बाद उसे 1 साल मज़ीद लगा, इतना काबिल होने के लिए कि वो इन कातिलों से बदला ले सके। उस 1 साल के अरसे में क्या कुछ ना किया उस लड़के ने। कैसे-कैसे लोगों से मिला, किस अंधेरे में खिंचता चला गया। फिर आखिर वो दिन आ ही गया, जब उसने अपने दुश्मनों की ज़िंदगी में कदम रखा और उनसे उनकी वो तमाम खुशियाँ छीन लीं, जिनके वो हकदार न थे। वो उठा और इन तस्वीर वाली दीवार की जानिब बढ़ने लगा। चलते-चलते वो एक जगह रुका और सामने लगे कुछ तस्वीर और अखबार के 2 टुकड़ों को उतार कर अनाब की जानिब वापस आया और अखबार के टुकड़े उसकी जानिब बढ़ा दिए। अनाब बुत बने बैठी रही।
جب کچھ دیر تک اناب نے وہ نہ پکڑے تو وہ نیچے جھکا اور اناب کے سامنے زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اخبار کے 2 ٹکڑے اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ پڑھو، وہ آہستہ مگر اتنی سختی سے بولا کہ اناب ایک بار پھر ڈر گئی۔ بلب کی ہلکی ہلکی روشنی میں اناب نے وہ ایک ٹکڑا آنکھوں کے سامنے کیا جس کی شاہ سرخی کچھ یوں تھی: منسٹر واجد زریون کا اپنے گھر میں قتل۔ اناب کا منہ کھل گیا۔ اسے جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ منسٹر کون تھا۔ اناب نے تیزی سے دوسرا ٹکڑا آنکھوں کے سامنے کیا جس کی شاہ سرخی اسے اندر تک ہلا گئی۔ منسٹر واجد کا قاتل ان کا اپنا بیٹا نکلا۔ اناب نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جیسے وہ سامنے بیٹھے اس کے انہی تاثرات کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، میں نے کروایا تھا اسے یہ قتل۔ جاننا چاہو گی اب وہ کہاں ہے؟ وہ جیل میں ہے۔ وہ جس نے مجھے جیل میں بند کروایا تھا مجھ سے بدتر حالت میں وہاں قید ہے۔ گیا تھا کچھ دن پہلے اسے دیکھنے میں۔ نیم پاگل سا تھا۔ وہ بس پاگل ہونے کے قریب ہی ہے جیسے میں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا میں اسے وہاں سے نکال دوں۔ کہتا ہے اس کا باپ آتا ہے اس سے ملنے، وہاں اسے اپنی موت کا بدلہ لینے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ پھر جانتی ہو جواب میں نے کیا کہا؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ سب بتاتے اسے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ لوزر۔ اس کا کہکا یکدم فضا میں بلند ہوا۔ اس کا یہ چہرہ دیکھ کر اناب کا پورا وجود کانپ گیا۔ اس کے باقی 3 لوزر ساتھیوں کو بھی ایسا ہی انجام ہوا۔ ان تینوں پہ میں نے زندگی اتنی تنگ کر دی کہ انہیں موت زیادہ آسان لگی۔ تینوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کی۔ اب کی بار اس نے 3 تصاویر اناب کی آنکھوں کے سامنے کی۔ اناب کی نظریں ان تصویروں پر پڑی تو خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ 3 لاشیں تھیں۔ اناب نے ڈر کے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے وہ تصاویر اب نیچے کی اور اپنے ساتھ ہی زمین پر رکھ دی۔ میں کامیاب ہوا۔ میں نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن ابھی بھی میرا حساب نکلتا تھا۔ اب اس شخص کی باری تھی جس پہ میں نے بھروسہ کیا تھا، جس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تھا، جو مجھے بچا سکتا تھا لیکن اس نے مجھے مرنے دیا۔ اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ اناب نے آخری جملوں پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ شخص کیا تھا؟ وہ کیوں نہ جان پائی کہ اس کے چہرے کے پیچھے کیسا شخص ہے؟ لیکن وہ کیسے جان پاتی؟ وہ اس قدر منافق تھا۔ اس کی منافقت کا لبادہ اس قدر حسین اور بے داغ تھا کہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ شخص جو بے ضرر سا لگتا تھا کس قدر خطرناک تھا۔ اناب اسے دیکھتی رہ گئی۔ 1 سال مزید لگا مجھے اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ میں اسے موت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے تو میں ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ وہ پوری عمر سسکتا رہے۔ 1 سال لگا، میں نے اس شخص کی پوری زندگی دیکھی اور تب مجھے تمہارے بہن بھائی ملے۔ میں نے تینوں کو 1 سال تک خاموشی سے دیکھا۔ پہل تو میں نے تمہارا انتخاب صرف اس لیے کیا کیونکہ تم بھی اسی یونیورسٹی میں تھی جہاں سے سب شروع ہوا تھا، اور بدلے کے لیے سب سے اچھی جگہ تو وہی تھی۔ اس شخص کے خون کو بھی اسی جگہ ویسے ہی ذلت سے بے دخل کیا جاتا تو میرا آدھا انتقام پورا ہو جاتا۔ تو میں نے کھیل کا آغاز کیا، لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ تم باقی دونوں سے کچھ مختلف ہو۔ تمہارے چاہنے والے بہت تھے۔ جب اس ذلیل سارم نے ایک ہی دن میں میری محنت پہ پانی پھیر کر وہ بلاگ سائٹ سے ہٹا دیا، وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارم کے نام پر جہاں اناب کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی وہیں اس کی آنکھیں شعلہ بار ہوئی تھیں۔ اس شخص نے بہت مشکلات پیدا کی میرے لیے، لیکن میرے کام بھی بہت آیا۔ اسی نے تو ملوایا تھا مجھے تم سے۔ بہت ہی بے وقوف انسان تھا وہ، لیکن نہیں، تم ہو ہی ایسے کہ کسی بھی انسان کو پاگل کر دو۔ آخری بات کہہ کر اس نے ایک بار پھر اناب کی جانب دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں محبت جھلکی۔ اناب کے بکھرے بالوں کی چند لٹوں نے اس کے چہرے پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں پیچھے کرنا چاہا۔ اناب ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ڈرو مت، اتنا گھٹیا بھی نہیں اب۔ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اناب پیچھے ہٹتی کونے پہ جا بیٹھی۔ میں نے اس بارے میں معلومات اکٹھی کی، اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی۔ تب مجھے معلوم ہوا وہ شخص بھی تمہارے چاہنے والوں میں سے ہے۔ تب میں نے اپنا ارادہ بدلا اور خود کو پہلی بار منظر عام پہ لے آیا۔
इन दिनों वो तुम्हारे ही लिए कोई हैकर और डिटेक्टिव ढूँढ रहा था, जो तुम्हें मुझसे बचा ले। और देखो, उसने खुद ही तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। अमान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। उसके एक दोस्त के ज़रिए से मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ। इससे दोस्ती की, इसके सामने माहिर डिटेक्टिव होने का ड्रामा किया। मेरा मकसद तो सिर्फ़ इसे तुमसे जुदा करना था। जब तक वो तुम्हारे साथ रहता नाकाम मेरा प्लान ना कामयाब ना होता। उसे दूर करने के लिए भी क्या-क्या ना किया मैंने। सारम, एक बात पूछूं? एक ज़ाहरी ऑफिस में बैठे वो सारम से बोला। हाँ, सारम ने जवाब दिया। अनाप तुम्हारी क्या लगती है? अनाप अमान को झिझक कर बोला तो सारम चौंका। मतलब? बुरा मत मानना लेकिन अनाप का केस स्टडी करते मैंने इसके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की। कैसी मालूमात? सारम अभी हैरत में था। तुमने मुझे हायर किया है, मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मैं हमदर्दी के नाते तुम्हें बता रहा हूँ। वरना तुम तो जानते हो, एक डिटेक्टिव अपनी मालूमात किसी से नहीं बांटता। सारंग पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। अनाप कैसी लड़की है? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे स्कैंडल में तो अमान कुछ और बोलना चाहता था लेकिन सारंग के तासुरात देखने के लिए रुका। सारंग के माथे पर बल पल में उभरे थे। क्या बकवास कर रहे हो? वो इस कदर गुस्से से चीखा कि उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। गुस्सा ना करो, मैं तो बस वो बता रहा हूँ जो मुझे लगा। अमान ने इस दौरान तेवर बिगड़ते उसके देखकर बात संभाली। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि क्या? क्या जानते हो इसके बारे में? मैंने तुम्हें इसके किरदार पर बात करने के लिए हायर नहीं किया। इसका किरदार कैसा है, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। 3 सालों से एक ही यूनिवर्सिटी में मैं उसे देख रहा हूँ। मैंने कभी इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी। अपनी कयास आराइयाँ अपने पास ही रखो। वो पहली बार था जब मुझे अंदाज़ा हुआ सारा मेरा सारा खेल खराब कर सकता है। तो मैंने एक नया प्लान बनाया, तुमसे मोहब्बत का, जिसका पहला कदम सारम को तुमसे बदगुमान करना था। और ये सब तुमसे मुलाकात के बगैर मुमकिन न था। इस काम के लिए कुछ और भी है जो मुझे चाहिए। क्या? कमरे का दरवाज़ा धकेलकर सारंग कमरे में दाखिल हुआ। मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ। प्लान को आगे बढ़ाते अमान ने जाल फेंका। क्या? दूसरी जानिब से उभरती आवाज़ पे वो चौंका। पर क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं इनसे मिलकर ज़्यादा अच्छे तरीके से इस केस पर काम कर सकता हूँ। दूसरी जानिब से कहा गया। अच्छा ठीक है। आखिरी बात कहते सारंग ने मेज पर लैपटॉप रखा उठाया और साथ ही रखे सोफे पर बैठकर लैपटॉप ऑन करने लगा। तुमसे मुलाकात के बाद से सब शुरू हुआ। सारंग, तुम सही कह रहे थे। अनाप के घर से निकलते अमान बोला। क्या? यही कि अनाप सच में एक अच्छी लड़की है। अब यकीन हो गया तुम्हें? सारंग मुस्कुराते हुए बोला। हाँ बिल्कुल, मैं ही गलत समझा था। तुम इसके इतने करीब हो, लेकिन फिर भी वो तुमसे ऐसे फासले पे थी, जैसे तुम इसके कुछ लगते ही नहीं। वरना तो दोस्तों में भी बेतकल्लफ़ी या एतमाद की फ़िज़ा होती है। लेकिन अनाब को देख के लगता है वो लड़कों से फासले पे ही रहती है, चाहे वो इसका कोई दोस्त था या कोई मेरी तरह अजनबी। अमान ने ताक कर निशाना लगाया। सारंग की मुस्कुराहट उस जुमले से ही गायब हो गई। जैसे तुम उसके कुछ लगते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी और अनाब की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, होगी, लेकिन उसके नए जैसे लगता नहीं। तुम्हें शायद महसूस नहीं हुआ हो, लेकिन मैं तो डिटेक्टिव हूँ। मैं तो लोगों के रवैयों से भी बहुत कुछ जान लेता हूँ। अपनी बात इस तक पहुँचाते अमान ने कनखियों से उसे देखा जिसका चेहरा बुझ चुका था। तीर निशाने पे लगा था। यूँ मैंने उसे तुमसे बदगुमान किया। अमान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। अनाब मुँह खोले उसे ही देख रही थी। उसे अमान से मुलाकात के बाद सारंग का यूनिवर्सिटी में रवैया याद आया था। वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसके दिलो-दिमाग में अमान का भरा ज़हर था। अमान उसे यूँ हैरतज़दा देखकर महज़ूज़ हुआ। ये तो सिर्फ़ शुरुआत थी। इसके बाद भी कैसे-कैसे उसे मैंने बदगुमान ना किया था। नीला रंग काफ़ी जचता है तुम पे। क्लास से फ़ारुग होकर सारंग यूनिवर्सिटी से अमान के ऑफ़िस आया था। अमान ने बज़ाहिर उससे यूनिवर्सिटी की कुछ मालूमात लेने के लिए बुलाया था। शुक्रिया, सारंग मुस्कुराया। मुझे भी ये रंग पसंद है। ये अनाब का भी तो फ़ेवरेट कलर है। सारंग चौंका। अनाब का पसंदीदा रंग नीला है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? मुझे तो खुद उसने बताया था। अमान ने एक बार फिर हमला किया। सारंग की मुस्कुराहट एक बार फिर गायब हुई। अनाब ने बताया है? हाँ, और कौन बताएगा? अमान ने लापरवाही से दिखाई। तुम्हारी अनाब से कब मुलाकात हुई? कब? कब नहीं होती यार।
वो लड़की तो हर डिटेल मुझे बताती है, इसका केस जो मैं डील कर रहा हूँ। बस, फिर बातों में मालूम हो गया। अभी भी कुछ देर पहले उसी से बात हो रही थी। पता चला उसने तुमसे उसने किसी बात पर बहस की है। मैं जानता था, तुम दोनों की लड़ाई हुई है। लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा मार दिया। वो सारम जो ये समझ रहा था कि वो तुम्हारे लिए ख़ास है, उसके ज़हन में ये बात मैंने बिठाई कि तुम मुझ पे उससे ज़्यादा भरोसा करती हो। सारम मुझे लगता है ना अब मुझसे मोहब्बत करने लगी है। एक बम था, जो अमान ने सारम पर गिराया था। सारम अपनी जगह साक़त हो गया। सारम के माथे पर बल उभरे, उसकी रस्सें तन गईं। उसने अमान को यूँ देखा, जैसे वो एक लफ्ज़ भी और कहता, तो वो उसका कत्ल कर देता। सारम के ज़हन में अमान और अनाब का बार-बार साथ होना घूम गया। उसका अब तक जवाब ना देना घूमा। वो उल्टे पाँव वहाँ से भागा। वो सच नहीं सुन सकता था। वो नहीं चाहता था। वो सुनना नहीं चाहता था। जिस लड़की की मोहब्बत में पिछले 3 साल से गिरफ्तार था, उस लड़की का तो नाम भी वो किसी और के साथ नहीं सुन सकता था। नीम तारीक कमरे में अनाब ने इस शख्स को देखा, जो आज भी उसे कहानी सुना रहा था। लेकिन आज इसके चेहरे पर कोई तासुर ना था, जबकि अनाब के चेहरे पर क्या कुछ ना रकम था। गम, गुस्सा, दुख, बेबसी, बेयकीनी, सब कुछ। मेरा मकसद पूरा हुआ। वो तुमसे दूर-दूर रहने लगा और मैं तुम्हारे मज़ीद करीब आता गया। लेकिन वो बोलते-बोलते रुका। लेकिन मोहब्बत का ये ड्रामा करते-करते जाने में इसे कब हकीकत समझने लगा था। ये ड्रामा नहीं रहा। इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ, जिस दिन मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। यूँ लगा जैसे तुम्हारे हाथों की गरमाइश ने मेरे दिल पर जमी सर्द तह पिघला दी हो। तुम्हारे घर आना, तुम्हारे सामने आना, इस बात का मकसद तो सिर्फ़ तुम्हें डराना था, लेकिन मेरा दिल मुझसे बगावत कर गया। ये दिल तुम्हें देखकर धड़कने लगा। मैंने उसे बहुत समझाया, पर ये वापस नहीं पलटा। ये इस मोहब्बत की राह पे चलता ही गया। अनाब ने एक बार फिर उसके चेहरे पर कल सी नरमी और बेबसी देखी थी। तुम मेरे घर कैसे आए थे? ज़हन में पनपता सवाल अनाब की ज़ुबान पर आ ही गया। अमान एकदम हँसा। मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था। जो शख्स तुम्हारे घर में बग्स लगा सकता है, तुम्हारी हरकत पर नज़र रख सकता है, वो तुम्हारे घर नहीं आ सकता? अनाब को हैरत का एक और झटका लगा। हाँ, मैं पिछले 1 साल से तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखे हुआ हूँ। मैं हर जगह मौजूद था जहाँ तुम थी। और हाँ, तुम्हारे घर के हर एक कमरे में मेरे बग्स इंस्टॉल हैं, जिनमें से तुम हमेशा तुम्हारे घर की हर बात से बाखबर रहा हूँ। अनाब की हैरत बढ़ती गई। जानता हूँ, तुम अब ये सोच रही होगी ये सब मैंने कैसे किया? अनाब उसे देखती रही। वो यही सोच रही थी। अनाब, इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत लगाई जा सकती है, चाहे वो किसी की ईमानदारी हो या कुछ और। मैंने सिर्फ़ एक गार्ड को खरीदा था, फिर मुझे इस घर में दाखिल होने में कभी मुश्किल ना हुई। कभी मैं प्लम्बर बन के घर में आया था, तो कभी इलेक्ट्रीशियन, माली का दौर का रिश्तेदार, तो कभी मुलाज़िम। वो मुस्कुरा रहा था। था ना मेरा पहले प्लान बेहतरीन? बस, इसमें एक गड़बड़ हो गई। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मेरा प्लान तो तुम्हें इस कदर बेबस कर देने का था कि तुम भी मेरे बाकी शिकारों की तरह या तो अपनी जान ले लेती या अपने किसी घरवाले की। आखिर में जीत मेरी ही होती। इस शख्स को तकलीफ होती, वो भी सिसकता। मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हारे दादा से बदला लेना था। मैं चाहता था वो भी महसूस करे किसे अपने को खोने का गम क्या होता है। कैसा लगता है जब कोई बहुत अपना बिछड़ जाता है। उस शख्स ने मुझसे मेरी माँ छीनी थी। मैं उससे इसकी ज़िंदगी या कम से कम इसकी ज़िंदगी में से कोई प्यारा छीनना चाहता था। अमान के बेतासुर चेहरे के तासुरात बदले। अमान को उससे खौफ आया। उसकी आवाज़ में ऐसी वहशत थी कि अनाब को अंधेरा बढ़ता हुआ महसूस हुआ। लेकिन जब ये प्लान इख्तिताम को पहुंचा, तो सब कुछ बिगड़ गया। इस मोहब्बत ने सब खराब कर दिया। मुझे इतना कमज़ोर कर दिया कि मैं दुआएं करने लगा कि इस खेल में तुम्हें कुछ ना हो, जबकि ये खेल तो शुरू ही तुमसे हुआ था। लेकिन मेरा डर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तुमने खुद को चुन लिया, मेरी आजमाइश पर आ गई। उसका लहजा फिर बदला। अनाब बताओ, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपना बदला लूं? मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें नहीं मार सकता।
मैं तुम्हें मरते भी नहीं देख सकता, तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने दे सकता। बेबसी से कहते वो अनाब के मज़ीद करीब हुआ, तो अनाब घबराकर खुद में सिमटी। उसके डरे तासुरात देखकर वो रुका। अपने चेहरे पे दोनों हाथ फेरे उसने खुद को कंपोज़ किया। अपनी बेबसी, अपने जज़्बात को छुपाया और उठ खड़ा हुआ। अनाब अब तक खुद में सिमटी बैठी थी। दरवाज़े के करीब आते वो एक बार फिर रुका। अनाब, आज का खाना सही से खा लेना। भूखे रहने से तुम्हें आज़ादी नहीं मिल जाएगी। वो और आज़र इस वक़्त पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। ऑफ़िसर उन्हें कुछ कह रहा था। वो बहुत तवज्जो से उसकी बात सुन रहे थे। दोनों के चेहरे फ़िक्रमंदी और परेशानी से अटे थे। आज़र के सर और बाजुओं पर बंधी पट्टियाँ अब मैली हो चुकी थीं। वो दोबारा वापस नहीं आया था। आज का दिन भी यूं ही गुजरा और रात ने पर फैलाए। इस नीम तारीख कमरे के एक कोने में बैठी अनाब बेआवाज़ खुदा से मदद मांग रही थी। वो वहां से निकलने की दुआएं करती रही। दिन कुछ यूं ही गुजरा। जब रात के इस वक्त वो रोते रोते इसी कोने में बैठी सो रही थी, जब अचानक उसने हड़बड़ा के आंखें खोली। उसकी नींद पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ से टूटी। वो एकदम खड़ी हुई। उसी पर दरवाज़ा खोले वो भागता हुआ उसके पास आया। अनाब, हमें यहाँ से जाना होगा। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, चलो। तेजी से बोलते उसने एक हाथ से अनाब का बाजू पकड़ा, जबकि दूसरे हाथ में गन लिए उसे अपने साथ घसीटता वो कमरे से बाहर ले गया। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि अनाब समझ ही न पाई। वो इसके साथ चलती कमरे से बाहर आ गई थी। वो एक सुनसान ज़ेरे तामीर इमारत में थी, लेकिन ये वो इमारत नहीं थी जिसमें वो पहली बार आई थी। सूरत-ए-हाल समझते अनाब ने झटके से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। वो चलते-चलते रुक गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। अनाब, ये वक़्त इन बातों का नहीं है। अभी ज़िद मत करो, अभी हमें यहाँ से निकलना है। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। अनाब पीछे हटती गई। वो बेबसी से उसे पीछे हटता देख रहा था। इसका दिल डूब रहा था। अनाब, खुदारा ये मत करो। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये लोग हमें जुदा कर देंगे। वो अनाब की जानिब बढ़ा। अनाब मज़ीद पीछे हटती गई। प्लीज़, प्लीज़ अनाब। उसके लहजे में मिन्नत थी, इल्तिजा थी। अनाब नफ़ी में सर हिलाती पीछे हट रही थी। अनाब! वो चीखा। मेरे साथ चलो। हम दोनों हम दोनों साथ खुश रहेंगे। मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। ये बदला, सब कुछ। बस तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अब तुम मेरी जान भी ले लो तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। वो अनाब के लफ्ज़ न थे, बल्कि तीर थे, जो अमान के दिल को छलनी कर गए। वो आँखों में इल्तिजा लिए उसे देख रहा था। पुलिस के कदमों की आवाज़ तेज़ होने लगी। अनाब ने रुख मोड़ के देखा। कुछ पुलिस कांस्टेबल दाएं जानिब से सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की जानिब आए। इन पुलिस एहलकारों से होती अनाब की आंखें उस एक नफ्स पर जा ठहरी, वो जिसके जज्बात की कदर ना कर सकी। इन एहलकारों के बीच उसे वो भी नजर आया था। अनाब उसकी जानिब भागी। अनाब, खुदारा मेरे साथ यूं मत करो। अनाब, मुझे जीने दो। अब तो मैं जीना चाहता हूँ। अमान की बेबसी से भरपूर आवाज पे अनाब की रफ्तार कम हुई। उसने एक पल को गर्दन मोड़े उसे देखा। उसकी आंखों में बेबसी और इल्तिजा थी। लेकिन अगले ही पल अनाब ने फिर से कदम बढ़ा दिए। अमान ने ट्रिगर पर हाथ रखे गन उससे दूर जाती अनाब की जानिब की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो ये नहीं कर सकता था। वो चली गई। वो पुलिस एहलकारों के पीछे मौजूद सारम की तरफ भाग गई। पुलिस ने अमान को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। अमान गन पकड़े बेबस वहां खड़ा अभी अनाब को देख रहा था। वो जो सारम के साथ जा रही थी, उसकी नज़रों से दूर, इसकी ज़िंदगी से दूर, किसी और के साथ। खुद को पुलिस के हवाले कर दो। एक पुलिस एहलकार ने उसे वार्निंग दी। अमान ने अपने इर्द गिर्द देखा और दूसरे ही पल अपनी गन बुलंद करते अपनी गन पट्टी पर रख ली। मेरे करीब करीब मत आना। तमाम पुलिस एहलकार अपनी अपनी जगह पर जामद हो गए। सारम और अनाब, जो दो पुलिस एहलकारों के हमरा सीढ़ियों की जानिब चल रहे थे, दोनों ने मुड़कर उसे देखा। गन कनपट्टी पर रखे अमान अब भी अनाब को ही देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। उसे बाप का मरना, उसकी माँ की मुश्किल जिंदगी, उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, माँ का मरना, बदला, अनाब, सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा था। अगले ही पल उसने ट्रिगर दबा दिया। एक गोली और खेल खत्म। अनाब ने कांप कर मुंह पर हाथ रख लिया।
सारम भी यकीन न कर सका। अमान का बेरोह जिस्म झूलता ज़मीन बोस हुआ। पुलिस उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन ज़मीन छूने से पहले ही रूह उसका जिस्म छोड़कर जा चुकी थी। हमेशा से उसकी रूठी ज़िंदगी यूं इख्तिताम पज़ीर हुई। अनाब अंदर तक कांप चुकी थी। अगले ही पल अपने होश खोते वो भी सारम की बाहों में झूल गई। खुद को संभालते सारम ने बमुश्किल अनाब को संभाला। खिड़कियों के पर्दे हटे हुए थे। सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं। उसके बेड तक पहुंचते उसकी आंखों में चुभने लगी। उसने एक हाथ आंखों पर रखकर आहिस्ता से आंखें खोलना चाही, लेकिन अगले ही पल दोबारा से बंद कर ली। इतने दिन अंधेरे में रहने के बायस रोशनी उसे चुभ रही थी। उसने हल्के से दोबारा एक आंख खोलकर इर्द गिर्द देखा तो कौसर खातून को अपने करीब ही बैठा पाया। मामा, वो आहिस्तगी से बोली। मामा, ये रोशनी मुझे चुभ रही है। इसका कहना था और अगले ही पल इसे कोई खिड़की की जानिब जाते हुए महसूस हुआ और खिड़कियों के पर्दे गिराते हुए महसूस हुआ। रोशनी की राह रुक गई। उसने आंखें खोली, इर्द गिर्द देखना चाहा। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। कल का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने गुजर गया। मामा, वो तड़प कर बोली। कौसर खातून इसके करीब आ बैठी और वो इनके गले लग गई। कौसर खातून इससे लिपट कर रो दी। इसकी आंखें भी बहने लगी। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो आहिस्तगी से बोली। डरो नहीं मेरे बच्चे, अब सब ठीक है। वो इसके बाद सहलाती से खुद से लगाए तसल्ली देने लगी। अनाब आपी, ये आवाज़ विश्मा की थी। अनाब ने इनसे जुदा होते बाकी सबको देखा। सामने कुछ फासले पर वो सब बैठे थे। आज़र, विश्मा, दाजान। दाजान पर इसकी नज़र ठहर गई। वो बेज़रर नहीं है, कातिल है वो शख्स। मेरा, मेरी अच्छाई का, मेरी माँ का, मेरी खुशियों का कातिल है वो। अमान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अमान, दाजान को देखती वो आहिस्ता से बोली। पुलिस के इस तक पहुंचने से पहले ही उसकी जान निकल चुकी थी। आज़र ने बताया। अनाब बेटे, अब आप कैसी हैं? दाजान इसके करीब आते हुए बोले। अनाब ने खामोशी से मुंह फेर लिया। तुम अब कैसा महसूस कर रही हो अनाब? आज़र ने फिर पूछा। मैं ठीक हूँ भाई, अनाब आंसू रोकती बमुश्किल बोली। अनाब, मैंने पुलिस को इस केस की तफ्तीश से मना कर दिया है, क्योंकि अब मुजरिम नहीं रहा, तो मैं नहीं चाहता कि अब बात मज़ीद फैले और तुम्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। आज़र भी बोला। अनाब ने बस इस बात में सर हिलाया। लेकिन अनाब, मैं जानना चाहता हूँ, अमान ने ये सब क्यों किया? हम अभी तक नहीं समझ सके, इस सब के पीछे इसका क्या मकसद था? अनाब की नज़रें एक बार फिर ताजान की जानिब उठी। मैं नहीं जानती भाई। अनाब ने इनका पर्दा रखा। लेकिन फिर भी अनाब, कुछ तो होगा जो तुम जानती होगी। आज़र बज़िद था। हाँ, बस यही कि इसका नाम अमान कियानी नहीं, बल्कि अमान अबरार था। अनाब अभी दाजान को देख रही थी। ये नाम सुनकर उन्होंने चौंक कर अनाब की जानिब देखा। फिर भी कुछ तो होगा जो तुम जानती होगी। भाई प्लीज़, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकती। वो रहानसी हुई। हाँ अज़र, इस बारे में बाद में पूछ लेना। अभी बच्ची को आराम करने दो। ये मौका नहीं ये बातें पूछने का। दाजान ने उसे टोक दिया। बाकी का दिन यूं ही गुजरा। अनाब के ज़हन से अमान की आखिरी बार की इल्तिजाएं नज़रें नहीं जाती थीं। इसका वो जुमला, अना मुझे जीने दो, अब तो मैं जीना चाहता हूँ, इसकी समात में बस गया था। वो कोशिश के बावजूद भी अमान का ज़मीन बोस हुआ बेरूह जिस्म भूल नहीं पा रही थी। इसका दिल गमगीन हो रहा था और उसे इस गम की वजह मालूम नहीं होती थी।